गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। पिछले क्लास में हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे थे। उसमें से 4 केस को देख लिए थे कि 4 केस में कोई वस्तु कहाँ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बन रहा है। पहला केस था कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो। दूसरा केस था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। तीसरा केस था कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी गई हो। और चौथा केस था कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी गई हो। उसमें 2 केस और हम लोग को पढ़ना है जो सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए अब उसको आगे हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो, फोकस पर ही, तो देखिए जैसे फिगर बनाते बनाते इतना आपको आइडिया हो जाएगा कि फिगर सही कैसे बनता है। ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पर P हो गया, यह F और यह C। अब कहता है कि यहाँ पर रखिए वस्तु को, देखिए फोकस पर रख दिए। तो वही तरीका है, आप समानांतर किरण को लाइए और फोकस से गुजार दीजिए। देखिए आ गई किरणें, और एक किरण कहता है कि कहाँ से गुजरिए, वक्रता केंद्र से गुजरिए। देखिए अब देखिए कि एक किरण तो परावर्तित होकर के फोकस से आई है और एक किरण को नियमानुसार सीधे वक्रता केंद्र से गुजार दिए हैं। तो अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ काटेंगे, तो समानांतर हो गई। फोकस पर जब वस्तु रखी गई तो परावर्तित होने के बाद किरणें एक दूसरे से समानांतर हो गई। तो दोनों समानांतर किरणें एक दूसरे को कहाँ काटेंगी। मैथमेटिक्स का रूल है कि जब 2 समानांतर किरणें हैं तो एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो हम एज्यूम करते हैं कि वह कहाँ काटेगी, अनंत पर। तो यह किरणें एक दूसरे से अनंत पर काटेगी, मेरे इन्फिनिटी पे ये चिन्ह है। तो स्पष्ट हो गया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो उसका प्रकृति लिख दीजिए, कैरेक्टर। प्रतिबिंब पहला पॉइंट कहाँ बनेगा, अनंत पर। दूसरा पॉइंट कैसा बनेगा, चूंकि दर्पण के सामने है तो वास्तविक एवं, चूंकि अब नीचे जा रहा है तो उल्टा ही बनेगा, वास्तविक है तो उल्टा बनेगा ही, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, उल्टा बनता है। यहां पे लिख दीजिए, ठीक है। और तीसरा, क्योंकि यह कहां जाकर कटेगा तो अक्ष से कितना लंबा गिराएंगे, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट, जब हम पिछला वीडियो में आप देखिएगा ध्यान से कि जब वस्तु को, ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखे थे, इन्फिनिटी पर, तो इमेज बना था फोकस पर। अब की बार जब वस्तु को रख दिए फोकस पर तो इमेज चला गया अनंत पर। इससे क्या हो रहा है कि वस्तु जैसे जैसे मिरर के नजदीक आ रही है, जैसे जैसे वह वस्तु दर्पण के नजदीक आ रही है, प्रतिबिंब दर्पण से धीरे धीरे दूर भाग रहा है और उसी रेशियो में भाग रहा है। देखिए जब फोकस पर रख दी तो अनंत पर चला गया, क्योंकि जब वस्तु अनंत पर थी तो पहला केस में क्या बना था, इमेज फोकस पर बना था, तो यह अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। अब एक बार और केस लाइए कि इस वस्तु को ध्रुव और फोकस, मतलब फोकस के अंदर घुसाइए। देखिए 6वां केस, जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच हो। तो यहां फिगर बना दीजिए। दर्पण का नाम हो गया Mn, यहाँ नाम नहीं दिए हैं, नाम दे दीजिए, नाम देना जरूरी है, ये कन्वीनियंस है। यहाँ से हम खींच दिए अपना प्रधान अक्ष,
यह एफ हो गया और यह सी हो गया। कहता है कि वस्तु को यहाँ खड़ा कीजिए, माने उनके बीच में। देखिए बीच का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि मिड पॉइंट, जिसे कहता है ना फोकस एवं ध्रुव के बीच हो या फोकस के अंदर हो। फोकस के अंदर माने दोनों बात हो सकता है कि फोकस और ध्रुव के बीच का मतलब कि फोकस के अंदर चला गया। तो ऐसा नहीं कि उसके मिड पॉइंट है, वो यहां भी हो सकता है, 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 मध्य बिंदु नहीं है। अब देखिए फिर वही तरीका कि हम इसको समानांतर किरण को लाएंगे, हट्टा कराने के बाद इसको फोकस से गुजार देंगे। और एक किरण क्या है हमारा, कि वक्रता केंद्र से गुजरेगा। देखिए अब इन दोनों किरणों को देखिए, इसमें तो था कि यह समानांतर था, तो चाहे इधर बढ़ाएं या चाहे पीछे काल्पनिक रूप से उधर बढ़ाएं, कहीं काट नहीं सकता है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि किरणें परावर्तित होने के बाद फैलती जा रही है। देखिए यहां से फैलती जा रही है, तो फैलने का भी मतलब यही हो गया कि आगे चल करके तो नहीं कटेगी, किसी भी कीमत पर आगे चल करके नहीं कटेगी, क्योंकि उनकी दूरी आपस में बढ़ती चली जा रही है। तो जब यह आगे फैलती जा रही हैं, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि पीछे कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो कैसे मिलता है, तो इसको अपनी सीध में काल्पनिक रूप से हम पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी अपनी सीध में काल्पनिक रूप से हम ऐसे पीछे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कहां पर जाकर के दूसरे को, यह देखिए यहां पर काट दिया। तो यहां पर काटने का मतलब हुआ कि वह वास्तविक रूप से नहीं काटा, काटती हुई प्रतीत हो रही है। तब यहां से प्रतिबिंब गिरेगा, यहां से यह प्रतिबिंब हो गया उसको, देखिए ठीक है। अभी तक जितना अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बना दर्पण के सामने बना था, इसलिए वास्तविक में उल्टा था। यह केस ऐसा है कि इसमें दर्पण के पीछे बन गया, तो काल्पनिक हो गया, सीधा हो गया प्रतिबिंब। इसके बारे में लिख देते हैं, प्रतिबिंब। पहला पॉइंट का लिखेंगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा क्या है भाई, कि काल्पनिक एवं सीधा बनता है। और तीसरा पॉइंट, दर्पण के पीछे बनता है, दूसरा हो गया काल्पनिक और सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। 3 पॉइंट हो गया। तो यह भी इस दर्पण के लिए एक स्पेशल केस है जब काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देता है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखा जाए, तो आंसर होगा ध्रुव और फोकस के बीच या फोकस के अंदर। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ चुका है, बीपीएससी में भी पूछा है, एयरफोर्स में बहुत बार क्वेश्चन आया है, या कोई जनरल कंपटीशन में अगर फिजिक्स पूछ रहा है तो ज़्यादा चांस रहता है कि अगर इमेज से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी से पूछेगा। ठीक है, तो यह एक स्पेशल केस हो गया। जैसे इसमें 2 स्पेशल केस हो गया जहाँ से केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेकेंडों में बनता है। एक केस था कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखे थे, तो जहाँ रखे थे वहीं प्रतिबिंब बन गया था, जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा प्रतिबिंब था, जितना दूरी पर वस्तु था उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब था, तो उससे स्पेशल केस निकल करके एक सामने आया था। तो उसी तरह से यह भी एक स्पेशल केस है। यह स्पेशल इसलिए है कि मात्र यही एक ऐसा केस है, यही एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, और इसी केस के कारण इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। पूछता है अक्सर कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, पहले तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण। और जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं उनको पूछ देगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि जनरली दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कहीं देखते नहीं है अवतल दर्पण, हम लोग को सीधा सीधे प्लेन मिरर पर देख दाढ़ी बना लेते हैं। लेकिन इसका क्या कारण है
कि जब हम अपने चेहरे को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब पीछे बनता है, तो हमारा चेहरा जो है साफ साफ दिखाई पड़ता है, बड़ा बड़ा, तो दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। इसीलिए इसका कभी कभी कहता है इसमें कि अपने चेहरे का काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण में चेहरे को कहाँ रखा जाए, तो पी और एफ के बीच में। यहां लिख देते हैं नोट, इसी केस के कारण इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो ये शॉर्ट टाइप का भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है। तो आंसर में सबसे पहले फिगर बनाना, क्योंकि अगर 2 या 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें 2 या 2 का नंबर है तो 2 प्राप्त करना है, 3 नंबर है तो 3 प्राप्त करना है। तो पूरा नंबर प्राप्त करने के लिए यह फिगर को बनाना जरूरी है। उसमें स्पष्ट लिख देना है कि जब हम अपने चेहरे को फोकस और ध्रुव के बीच में लाते हैं तो उसका काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है, जिससे दाढ़ी बनाने में सहूलियत होती है। इसी कारण से अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। और ये फिगर बना देना है, बना करके आंसर क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम अवतल दर्पण में अलग अलग जगहों पर किसी वस्तु को रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन रहा है ये स्पष्ट हो गया। क्लियर। अब देखिए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यहाँ आपको एक उत्तल दर्पण का ये क्लियर हो गया। अब आप उतार लीजिएगा, मिटाते हैं इसको। अब देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्लियर। अब हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। यहां पर देखिए, तो उत्तल दर्पण हम जानते हैं कि भीतरी भाग पेंट किया रहता है। देखिए भीतरी भाग को हम पेंट कर दिए, यहां से इसका प्रधान अक्ष खींच दिए, यह P हो गया। हम बताए थे कि उसका फोकस जो होता है अंदर की तरफ होता है। तो सबसे पहले फोकस बाद में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले चाहे लिख ही दीजिए F, यहाँ हो गया C। क्लियर। हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। देखिए यहाँ पर यह वस्तु हो गया, नाम दे दिए AB। तो जो तरीका है कि समानांतर किरण को पहले लाएंगे। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण पर जो समानांतर किरणें पड़ती है तो वह प्रधान अक्ष की ओर नहीं मुड़ती है, वो फैलती हैं, उसका कैरेक्टर है। तो मान लीजिए कि किरणें फैल गई, चली गई, ठीक है। तो इन किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। देखिए क्योंकि पीछे तो काल्पनिक रूप से ही बढ़ेगा। और क्या कहे थे कि एक किरण वक्रता केंद्र से सीधे गुजारी जाती है। क्योंकि दोनों में कंसेप्ट एक ही है कि एक समानांतर किरण जाएगी, दर्पण पर पड़ेगी और पड़ने के बाद अपने कैरेक्टर के हिसाब से वो परिवर्तित हो जाएगी, और दूसरा किरण को सीधे हम लोग वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र यहाँ है। तो यह किरण तो आएगी ऐसे, लेकिन यहाँ से क्या होगा कि काल्पनिक रूप से जाएगी वक्रता केंद्र पर। देखिए क्योंकि वक्रता केंद्र पर कोई किरण आती है, टकरा करके पुनः वापस ऐसे ही चली जाती है, तो वक्रता केंद्र से भी किरण आ गई। यह दोनों किरणें देखिए काल्पनिक रूप से यहां पर काटी है, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है देखिए यहां बना, यानी कि यह वस्तु खड़ी है, उसका प्रतिबिंब इतना छोटा बन गया। अभी देखिए इस वस्तु को हम आगे कहीं भी रखेंगे
तो ये तो तय है कि किरणें परावर्तन के बाद जब फैल जाती हैं तो अक्सर पीछे मिलाने पर ही बनेगी, और जब भी पीछे मिलाएंगे तो यह किरण इस प्रधान अक्ष के नजदीक आती जाएगी। तो नजदीक आने का मतलब हुआ कि उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और छोटा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में कभी भी डिफरेंट टाइप के केस नहीं हो सकते हैं। यह सबसे इजी इसलिए है कि इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधी कि उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रख देंगे तो उसका काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। इसमें कोई स्पेशल केस नहीं है। अब कितना दूर बनेगा वो तो मान लीजिए कि हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें निकलना सीख जाएंगे, इसके लिए स्पेशल केस कुछ भी नहीं है। तो यहां पर देख लीजिए काल्पनिक, तो इस दर्पण में इस दर्पण में हमेशा, वर्ड रखिएगा, हमेशा काल्पनिक एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा कतनो बड़ा वस्तु रहेगा प्रतिबिंब उसका छोटा बनेगा। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इस कैरेक्टर के कारण कि वस्तु कतनो बड़ा रहे प्रतिबिंब काल्पनिक और छोटा बनता है, इसी बेस्ट इसका एग्जाम्पल होता है गाड़ी में जो हम लोग लगाते हैं ऐनक, साइड मिरर, पीछे के वस्तु को देखने के लिए। तो बड़ी बड़ी ट्रक भी रहती है तो उसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ता है। तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी कारण यहां नोट लिख देते हैं, इसी कारण इसका प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर, इंग्लिश में लिखता है, के रूप में किया जाता है। हो गया। यानी कि देखिए अवतल दर्पण का भी एक स्पेशल केस है, उसके कारण इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। उत्तल दर्पण में भी यह उसका कैरेक्टर हो गया कि इस दर्पण में हमेशा काल्पनिक एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और उसी कैरेक्टर कारण इसका प्रयोग हमेशा हम लोग गाड़ी के साइड मिरर रूप में करते हैं। क्योंकि साइड मिरर में हम लोग क्या देखते हैं, पीछे से आते हुए गाड़ी का प्रतिबिंब देखते हैं। तो पीछे कतनो बड़ा गाड़ी रहता है तो उसका पूरा पूरा इमेज दिखाई पड़ता है, क्योंकि वस्तु कतनो बड़ा हो प्रतिबिंब उसका छोटा बन जाता है। तो कभी कभी ये भी बोर्ड के एग्जाम में शॉर्ट टाइम में पूछता है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो उसमें लिखेंगे कि बड़ी कोई भी वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखती है तो उसका काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब उस दर्पण में बनता है, जिससे वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है और पीछे से आती हुई गाड़ियों का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इसका प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, यानी कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कब बनता है, इस पर आधारित निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है। प्रयोग और भी है, जिसे इसका प्रयोग हम अलग से एगो चार्ट बना देंगे दोनों का कि कहाँ किसका प्रयोग होता है और उस प्रयोग का कारण क्या, हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। जो भी हम पढ़े इसका कैरेक्टर, उस कैरेक्टर के कारण उसका प्रयोग बनता है। तो आगे हम पढ़ाएंगे तब बना देंगे। इसके बाद इस चैप्टर में अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया चिन्ह परिपाटी, साइन स्कीम, कि कोई वस्तु है या फोकस दूरी है या प्रतिबिंब की दूरी है, वो कब पॉजिटिव लिया जाता है, कब निगेटिव लिया जाता है। तो उसके लिए साइन स्कीम सबसे जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह नहीं जानिएगा तो न्यूमेरिकल्स टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो नहीं बन पाएंगे। तो अगले क्लास में हम लोग साइन स्कीम, इमेज में दोनों दर्पण का प्रयोग और साइन स्कीम के बारे में जान लेंगे। तब उसके बाद आगे की तरफ हम लोग इसमें बढ़ेंगे और बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे। और जितने बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन मेरे पास कलेक्शन है, मैं आपको सब बता दूंगा और देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन बनता है। तो आज का बस टॉपिक इतना ही। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, बी हैप्पी।